हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे नाभिकीय और रेडियो रसायन की। इस चैप्टर में आज बात करते हैं नाभिकीय संरचना की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो दो मॉडल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इस केस में। दो तरह के मॉडल जो हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। उनमें से पहला मॉडल है द्रव बूंद मॉडल या लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो कि प्रपोज किया गया नील्स बोर के द्वारा 1935 में। ये मॉडल कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर जोर देता है और इन सभी बिंदुओं के पीछे जो मेन कंसेप्ट है वो इस मॉडल का वो ये कि बोर ने ये माना कि नाभिक को हम एक चार्ज्ड ड्रॉप के रूप में, लिक्विड ड्रॉप के रूप में मान सकते हैं। ऐसी बिंदु, ऐसी द्रव बूंद जो कि कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड है, ठोस है और किसी आवेश के साथ है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं द्रव की एक बूंद से। तो दोनों में क्या क्या समानताएं हैं जिसके आधार पर बोर ने नाभिक को एक द्रव की बूंद के समान माना। उसमें पहला है कि दोनों ही नाभिक और द्रव की बूंद की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, स्थिर रहता है नाभिक का घनत्व भी द्रव की बूंद की तरह। दूसरी बात ये कि जो बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी जो है नाभिक की, उसको बराबर माना गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, यानी द्रव की जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसको बंधन ऊर्जा के बराबर माना गया। बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा से नाभिक के जो अवयवी कण हैं वो बंधे रहते हैं आपस में। इसी तरह से वाष्पीकरण की जो ऊष्मा है, ये वो ऊष्मा है, वो एनर्जी है जिससे द्रव के अणु जो हैं वो द्रव अवस्था में बंधे हुए रहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के बराबर अगर एनर्जी किसी नाभिक को दे दी जाए तो नाभिक जो है वो, उसके कण जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी विघटन हो जाता है। उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हीट अगर किसी द्रव को दी जाए तो द्रव के अणु जो हैं वो द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा जो तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं वो ये कि द्रव के वाष्पीकरण को हम नाभिक से जो कणों का उत्सर्जन है उसके बराबर मान सकते हैं, क्योंकि वेपोराइजेशन में क्या होता है कि द्रव के अणुओं का, कणों का जो है वो उत्सर्जन होता है, वो द्रव अवस्था को छोड़ देते हैं और वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। इसी तरह से नाभिक में जो है वो कणों का उत्सर्जन जब होता है तो वो नाभिक को छोड़कर कण बाहर निकल जाते हैं। तो इन दोनों को हम तुल्य मान सकते हैं। एक और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो है वो है पृष्ठ तनाव। नाभिक में भी पृष्ठ तनाव होता है, द्रव की बूंद में भी पृष्ठ तनाव होता है। तो ये जो पृष्ठ तनाव है इसका कारण होता है द्रव में अणुओं के बीच का आकर्षण और नाभिक में न्यूक्लियनों के बीच का आकर्षण, और दोनों ही ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। एक और पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि दोनों ही केसेस में अंतर आणविक बलों के कारण गोलाकार शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है द्रव की बूंद की भी और नाभिक की भी। और इसका भी कारण जो है वो ये रहता है कि आपस में अणुओं के बीच की जो अंतरक्रिया है, जो आकर्षण बल है, उसके कारण ये गोलाकार शेप जो आकृति है वो नाभिक की और द्रव की बूंद की रहती है। तो इसी में हम एक और पॉइंट ले सकते हैं कि जो कंडेंसेशन है द्रव का, यानी जो संघनन है, संघनन यानी जहाँ पर वाष्प अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो संघनित हो जाते हैं द्रव अवस्था में। इसी तरह से जो नाभिक के केस में
कंपाउंड न्यूक्लियस जो बनता है, यानी संयुक्त नाभिक जो बनता है, वो भी कंडेंसेशन के तुल्य है। कंपाउंड नाभिक का बनना यानी संयुक्त नाभिक का बनना, जब कोई कण आकर नाभिक में मिलता है, नाभिक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो नाभिक का पार्ट बन जाता है। इसी तरह से संघनन में, कंडेंसेशन में भी ये होता है कि बाहर से वाष्प अवस्था से कोई अणु आकर द्रव अवस्था में मिल जाता है, उसी का पार्ट बन जाता है। तो कंडेंसेशन कंपेरेबल है कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की। तो जो हमने ये बात कही कि कई समानताएं हैं द्रव की बूंद में और नाभिक में, उसको हम इस डायग्राम से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ द्रव बूंद मॉडल को जो समझाया गया है, तो सबसे पहले जो शेप है, ये नाभिक की हम बात कर रहे हैं, गोलाकार रूप है। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए ये एक लिक्विड ड्रॉप का डायग्राम है, तो द्रव की बूंद, जैसे हम मान लीजिए कोई ऐसा मरकरी टाइप का कोई लिक्विड है, हमने मान लीजिए इसको एक कांच की सरफेस पर रखा। शुरू में ये गोलाकार रूप में है। अगर हम उस पर हल्का सा उंगली से प्रेशर दें तो वो दीर्घवृत्तीय रूप में आ जाएगा, एलिप्सॉइडल शेप में आ जाएगा। उस पर हम और अगर ज़्यादा प्रेशर दें तो वो डंबल शेप में आ जाएगा। प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, ये जो डंबल शेप है, दो अलग अलग सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे और ये बीच में से टूट जाएगा, एक बूंद दो बूंद में टूट जाएगी। ठीक इसी तरह से जो प्रक्रिया है वो नाभिक के साथ होती है कि पहले इसका गोलाकार रूप, और फिर जब इसको एनर्जी देते हैं न्यूट्रॉन की फॉर्म में, जब न्यूट्रॉन प्रहार करता है नाभिक पर, तो पहले ये एलिप्सॉइडल दीर्घवृत्तीय रूप में आता है, उसके बाद डंबल शेप में, और फिर विघटित हो जाता है ये दो नाभिकों में, और ये दो नाभिक जो है वो फिर से स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली जैसा द्रव की बूंद के साथ होता है, वैसा ही नाभिक के साथ भी होता है। तो न्यूक्लियर फिशन को, नाभिकीय विखंडन को हम इस मॉडल की मदद से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। एक और जो मॉडल दिया गया वो है शेल मॉडल या कोश मॉडल, जो कि करीब 1948 के आसपास दिया गया। इस मॉडल को प्रपोज करने के पीछे जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये कि ये पाया गया कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 है, वो नाभिक ज़्यादा स्टेबल हैं, ज़्यादा स्थायी हैं, बजाय उनके जिनमें ये नंबर नहीं है। इन संख्याओं को मैजिक नंबर्स कहा गया, और या स्थायित्व संख्याएं इनको बोला गया। और साथ ही साथ ये भी पाया गया कि ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही सम संख्या में हैं, इवन नंबर है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, वो नाभिक ज़्यादा स्थायी होते हैं। और जो ज़्यादा स्थायी होते हैं वही प्रकृति में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर नंबर वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखने वाले नाभिक ज़्यादा स्थायी हैं, या फिर इवन नंबर वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले तत्व जो हैं वो ज़्यादा स्थायी हैं? इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इनको समझाने के लिए ये कोश मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया। इस मॉडल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये कि ये माना गया कि नाभिक में भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह से शेल होते हैं, कोश होते हैं। जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं कि अलग अलग कोशों में रहता है, उसी तरह से नाभिक में भी कोश रहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में हम कहते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल देते हैं तत्व, उसी तरह से नाभिकों में भी जो पूरी तरह से भरे हुए शेल हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो अगर हम पूरे भरे हुए कोश की बात करें तो
2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 जो है ये वो संख्याएं हैं जहाँ पर कोश पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। अब किस तरह से भरा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑफ-बाउ और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, वैसे ही न्यूक्लियस की भी नाभिक में भी कणों की फिलिंग जो है वो न्यूक्लियनों की फिलिंग इन्हीं नियमों के आधार पर होती है। फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का इनकी कपलिंग भी होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन प्रोटॉन की, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की कपलिंग होती है। तो अब क्योंकि कपलिंग हो रही है तो कपलिंग कंप्लीट कब होगी, जब नंबर इवन होगा। तो इसलिए इवन नंबर वाले नाभिक ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो युग्मन है, जो कपलिंग है वो प्रभावशाली होता है, वो कंप्लीट होता है। इसलिए सम संख्या वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाले जो नाभिक हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच का जो इंटरेक्शन है उनके कारण एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक नाभिकीय विभव जो है वो उत्पन्न होता है। और जैसे हमने कपलिंग की बात की न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की, वैसे ही कपलिंग होती है स्पिन मोशन की और ऑर्बिटल मोशन की भी। तो जब हम इस कपलिंग की बात करते हैं तो वो सारी संख्याएं हमको मिल जाएंगी जो हमने अभी जिनको स्थायित्व नंबर कहा था, स्थायित्व संख्याएं कहा था। क्योंकि कपलिंग के कारण क्या होता है कि हर एनर्जी लेवल जिसका एंगुलर मोमेंटम आई है वो 2i+1 न्यूक्लियॉन्स जो है वो रख सकता है। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की कपलिंग के कारण क्या होता है कि हर वो ऊर्जा स्तर जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका कोणीय संवेग आई है, वो 2i+1 न्यूक्लियॉन रख सकता है। तो इस सिद्धांत के हिसाब से अगर हम न्यूक्लियॉन्स भरें तो ये सारी जो मैजिक नंबर्स हैं, जो सारी स्थायित्व संख्याएं हैं, वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो मॉडल है शेल मॉडल, ये ग्राउंड स्टेट के लिए तो सही है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के लिए, ये उत्तेजित अवस्था के लिए ये सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरी बात, फिशन को और डीके रिएक्शन को, यानी नाभिकीय विखंडन को और क्षय अभिक्रियाओं को इस मॉडल की मदद से हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों मॉडल्स को, द्रव बूंद मॉडल और कोश मॉडल, दोनों को अगर हम संयुक्त रूप से समझें तो दोनों की कमियों को पूरा किया जा सकता है। कहीं द्रव बूंद मॉडल जो है वो प्रभावी है और कहीं कोश मॉडल। थैंक यू।